आगे हम किसी भी परिस्थिति में कैसे भी अपने आप को डाल सकते हैं, डट कर मुकाबला कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो वो जब 2 घंटे 3 घंटे का एकदम एक्सरसाइज कराते थे, पूरा मतलब कि व्यायाम वगैरह करते थे, फिर हाँ 2.5 घंटे उसके बाद में जब वो चने रो मिलते थे तो ऐसा लगता था कि यार यही अमृत है, यही सब कुछ है। जो मैस में कभी पहले मैस में वो मिलते थे कोई चीज़ तो कहते यार क्या बनाया यार, हटाओ तो ढंग के बनाया करो। अब जब वहाँ खा लिया, जब वो उसमें संघ में जब 25 दिन का प्रशिक्षण ले लिया, उसके बाद ये होगा कि कैसी भी परिस्थिति हो, कहीं भी हो, फिर हमें क्या है कि उसका एक फ़ायदा एक भी हुआ कि जब हम जॉब में आए तो शुरू में फील्ड में जाते थे, तो फील्ड में क्या है कि सुबह से निकले शाम तक कुछ खाना नहीं मिलता था। तो जैसे कहीं मिल गए यार, क्या मिले यार, चने मिल गए, चने खा के काम। मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। ऐसी कहानियां जिनमें संघ के स्वयंसेवकों ने मस्त फकीरी धार कर संघ का काम किया, चाहे जैसी परिस्थितियां रही हों, परिस्थितियां अनुकूल रही हों या परिस्थितियां रही हों विकट, लेकिन मन में भारत माता की जय का जो उद्घोष था, मन में ये भाव था कि भारत माता पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर पुनः स्थापित होनी चाहिए, उस भाव को लेकर और साथ ही साथ जैसा संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जो स्वप्न देखा कि संघ जो है वो समाज परिवर्तन का माध्यम बने, समाज को संगठित करने का माध्यम बने, उस बड़े लक्ष्य और बड़े उद्देश्य के लिए जिन लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने अपने आप को समर्पित कर दिया इस राष्ट्र भूमि के लिए, ऐसे ही कार्यकर्ताओं की कहानी इस श्रृंखला के तहत हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में पधारे हैं माननीय श्रीमान श्रीकांत जी गुप्ता। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। श्रीकांत जी सरकारी सेवा में रहे इंजीनियर हैं और साथ ही साथ इन दिनों पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तहत आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले श्रीकांत जी जानना ये चाहेंगे कि अभी संघ में आपके पास किस तरह का काम है, क्या करते हैं संघ के माध्यम से? वैसा मेरे पास संघ में अभी पर्यावरण गतिविधि में जयपुर महानगर का सामाजिक संस्थान का दायित्व दिया हुआ है। सामाजिक संस्थान का दायित्व है, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से आप काम करते हैं। अलग अलग जो हम कह सकते हैं सरल शब्दों में तो जो एनजीओ होते हैं, वो एनजीओ बड़ी संख्या में काम करते हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर, लेकिन एनजीओ को लेकर एक बात जो सामान्य समाज में रहती है कि आखिर कागज पर कितने पौधे लगते हैं और धरातल पर कितने, उस स्थिति को पाटने के लिए मुझे लगता है कहीं न कहीं संघ का पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का ये जो सामाजिक संस्थान का जो कार्य विभाग है ये काम करता होगा। पहली बार शाखा कब जाना हुआ आपका? पहली बार शाखा में मेरा गांव है गढ़ी सवैराम, तहसील राजगढ़, जिला अलवर में। तो वहाँ पर क्या है कि जब मैं स्कूल से जा रहा था, 9th क्लास की बात है, तो वहाँ पर देखा बच्चे लोग कुछ खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं, बड़ा अच्छी तरीके से कुछ खेल वेल खिला रहे थे। मैं भी खड़ा हो गया और उन्होंने मेरे से पूछा भाई साहब कि आप आ जाओ। तो मैं तो बच्चा था, मुझे भाई साहब बोला, मेरे को और भी अच्छा लगा कि यार मुझे भी इतना आदर मिल रहा है बच्चे को भी। तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं भी खेल सकता हूँ। हाँ जो आओ तो खेलो। तो फिर खेलना शुरू किया और मैं शाखा में। कौन से सन की बात है? ये है 1973 की, 1973 की बात 73 की बात है। कौन सी कक्षा में पढ़ते थे, कुछ याद है? मैं 8th पास किया, 9th में आ गया था। 9th पास में आ किया गए थे। खेल के माध्यम से ही एक प्रकार से पहला जुड़ा हुआ। और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ बातें सिखाते थे, जी। खेल के अलावा और भी चीज़ सिखाते थे। तो हमें उस समय क्योंकि उम्र भी ऐसी थी, तो देश के बारे में हमें क्या करना चाहिए वो सब चीज़ें बहुत अच्छी सिखाते थे। बहुत अच्छा लगा उस समय। अच्छा। और हम उससे जुड़ गए। तो उस समय 1973 में खेल के माध्यम से आप जुड़े और अब जो है आप काम कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण का। तो पर्यावरण संरक्षण में जैसे आप बता रहे हैं कि सामाजिक संस्थान का काम है, किस प्रकार का काम करते हैं आप लोग? हम एक्चुअली में क्या है कि जो सामाजिक संस्थान का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति और जो भी संस्थाएं समाज में पर्यावरण का काम कर रही है, उन सबको हम एकजुट करें, एक साथ जोड़ें, एक प्लेटफार्म लाएं और हम उनसे जो भी वो पर्यावरण संरक्षण में विशेष कार्य कर रही है उनको जानें और एक दूसरे को उसके बारे में बताएं। और दूसरा यह है कि हर व्यक्ति को, हर परिवार को अपने आप में ऐसा लगे कि भाई हमें पर्यावरण संरक्षण में काम करना चाहिए। यानी कि
ये एक किसी संस्था का काम नहीं होकर के, किसी मतलब सरकार का काम नहीं होकर के, व्यक्ति अपना काम समझे और अपने दैनिक जीवन में उसको अपनाए। जी। तो इस लक्ष्य को लेकर के हम काम करते हैं। तो व्यक्ति में परिवर्तन आए, हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ काम करे पर्यावरण संरक्षण के लिए, इस पर तो काम करते ही हैं। लेकिन जिस तरीके से सामाजिक संस्थानों की हम बात करते हैं, उसको लेकर एक समाज में जो परसेप्शन बना हुआ है, जैसा मैं अभी भी कह रहा था कि कितने पेड़ जो है वो धरातल पर लगते हैं और कितने पेड़ जो है वो कागज़ों पर लगते हैं। तो आप चूँकि सामाजिक संस्थानों के बीच में, एनजीओज़ के बीच में भी काम करते हैं, ये जो परसेप्शन बना हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये परसेप्शन इसलिए बना था एक्चुअली में, क्या है कि पहले सरकारी आंकड़े होते थे कि भाई आपको इतने पेड़ लगाने हैं, आंकड़े दे दिए, आपको लक्ष्य दे दिया, लगा दिया आपने, फिर कोई देखभाल नहीं होती। सरकारी सिस्टम तो जो होता है वो आप सभी जानते हैं, हम लोग जानते हैं। उसमें बदलाव कैसे हो सकता है वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर वो काम जब लोगों ने लिया, सामाजिक संस्थानों ने लिया, तो वो फिर उसको रेगुलर उसको मॉनिटरिंग करने लग गए। अच्छा। और रेगुलर मॉनिटरिंग करने के बाद में, जैसे आज मैं आपको बताऊं, मेरा एक खुद का एक एनजीओ है, मतलब एनजीओ तो क्या सामाजिक संस्थान का ही है। तो उसमें हम क्या है कि पौधे लगा के आते हैं, व्हाट्सएप पे 15 दिन बाद फोटो आती है कि भाई साहब ये इस स्थिति में आ गया। फिर 1 महीने बाद आती है, फिर 2 महीने बाद, फिर 5 महीने बाद, 6 महीने, 3 साल तक हम उसकी मॉनिटरिंग पूरी करते हैं। 3 वर्ष तक 3 वर्ष तक पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, और बीच में कोई मर जाता है करता, वो हम उसको वापस रिप्लेस करने जाते हैं, नया पौधा लगा नया देते बदला। हैं तो उसमें। ये इसी तरह का जो है ना मॉडल, हम जितने भी संस्थान, हमारे सामाजिक संस्थान जो हमारे संपर्क में आते हैं और जिन पे हम कार्य कर रहे हैं, जिनको समझाते हैं, उनसे भी हमें ये फीडबैक मिला कि वो भी इसी तरह काम करने लग गए हैं। और वो जो आप जो कह रहे हैं ना कि सब कितने लगे कितने बच गए, जी। वो सिस्टम खत्म होकर के जितने लगे हाँ। वो ही बचेंगे, अच्छा। और जो कोई 1-2 मतलब किसी कारणवश मर भी जाते हैं तो वापस लग जाते हैं। तो वो सिस्टम हमने तैयार कर दिया। किस तरीके से काम करते हैं आप? क्या कोई टीम आपने बना रखी है? कितने कार्यकर्ता हैं? किस अवसर पर पौधारोपण करते हैं? क्या कुछ खास बात रहती वैसे तो क्या है कि संघ के हिसाब से मॉनिटरिंग जो करते हैं वो हमारे पूरे महानगर का एक पूरा बना हुआ है, जी। जिसमें क्या है, पर्यावरण के 3 आयाम है अपने, हुँ। पेड़, पानी और पॉलीथीन। जी। ठीक है, इसमें पेड़ लगाने का काम है, पेड़ को संरक्षण का काम है, पानी बचाने का काम है, और तीसरा पॉलीथीन को हटाने का, सिंगल यूज़ पॉलीथीन से मुक्त करने का हमारा काम है। इन तीनों पे काम करते हैं। अब पेड़ों पे हम जो काम करते हैं उसमें हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है पिछले 5 साल से, मतलब जब से प्रयास स्टार्ट की थी। और आज स्थिति ये होगी कि बच्चे खुद फ़ोन करते हैं, जैसे बच्चों को फ़ोन आते हैं कि अंकल हमारे पापा से कहो कि हम तो पौधा लगाएंगे जन्मदिन पर। अच्छा, ये बात ये बच्चे बात कहने बच्चे लगे। कहते हैं। हुँ। और मैं आपको बताऊं एक वाकया, में अभी यह चित्रकूट की बात है, स्टेडियम में एक डॉक्टर है यहाँ पर दांतों के, उनके बच्चे ने, बरसात हो रही थी और मेरे को फ़ोन किया, अंकल पौधा भी मैंने मंगवा लिया है पापा से और पौधा लगाना है। मैंने कहा बेटा बरसात आई नहीं, अंकल बरसात क्या करेगी, पौधा तो हमें लगाना ही है। और भरी बरसात में स्टेडियम में पौधे ला के आए थे। ये जज्बात उनमें घर कर गया है, बच्चों में भी। तो यही चीज़ हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति में, बच्चे स्पेशली बच्चे और महिलाओं में ये जागृत कर देंगे तो समाज का, मतलब कि हर व्यक्ति, मैं कहता हूँ हर परिवार, इसको जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है इसको अपने में अपनाएगा, अपने दैनिक आत्मसात से कर लेंगे आत्मसात कर इसको। लेंगे। अच्छा, आप कब से कर रहे हैं ये पर्यावरण संरक्षण का काम, पौधारोपण का काम? देखो, पौधारोपण का काम मुझे करते हुए वैसे व्यक्तिगत तो करीब 15-16 साल हो गए हैं। 15-16 हाँ, वर्ष। मैं पहले अलवर था, तो अलवर में मैंने लगभग 2010 से कर रहे हैं। 2000, हाँ 2010 से के आसपास से, 10-11 के आसपास से कर रहे हैं। तो संघ में तो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि 2019 में बनी है। आप उसके भी लगभग 9-10 वर्ष पहले से काम कर रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली है? ये प्रेरणा मुझे मिली थी एक्चुअली में, क्या है कि कंपनी गार्डन की बात है। अलवर में कंपनी गार्डन है, हुँ। तो वहाँ पर क्या है, कुछ लोग पौधे काट रहे थे। हुँ। हम वहाँ पर क्या है कि अपना योग वगैरह किया करते थे, शाखा लगाते थे ना, तो योग वगैरह किया करते थे। तो वहाँ जैसे पौधे काटे, वहाँ गर्मी वर्मी शुरू हो गई, ये होगी, तो हमने कहा क्यों कर रहे हो, कि भाई साहब ये तो यहाँ से हटाने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ कुछ लगाना है, करना है, बिल्डिंग बनानी है, करनी है। तो हमने कहा ये ऐसे काटते रहे सभी जगह तो फिर आखिर लास्ट क्या होगा। तो हमने कहा कि भाई आप काटो तो हम लगाएंगे, अच्छा। आप अगर एक काटो हम 10 लगाएंगे, तो उसकी पूर्ति करेंगे हम। अच्छा। उस समय विचार आया, तो हमारे 5 लोगों ने मिलकर के शुरुआत की। और अलवर में हमने, ये समझो कि हर मोहल्ले में, गली में, ये कहीं जहाँ भी जगह मिलती है हमने पौधे लगाए। अच्छा। मेन रोड पर लगाए, डिवाइडर पर लगाए, अच्छा। और ये हमने शुरुआत करी। और कंट्रीब्यूशन से 5 लोगों ने पैसा इकट्ठा करते थे और लगा देते थे। तो वो 5 लोगों की जो टीम थी वो आखिर तक 5 की ही रही, या उसमें कुछ नहीं, लोग और उसमें भी तो बढ़े? बहुत हो गया, मतलब वो अब जैसे अलवर में आज भी फ़ोन आते हैं तो करीब वो 100-125 लोग हैं। अब तो बहुत ज़्यादा काम करने लग गए। अब तो पहाड़ों पर जाकर लगाने लग गए, जहाँ मतलब ये एनीकट बने हैं उनके आसपास लगाने लग गए। उनके आते रिपोर्टिंग मेरे पास बहुत तो आती है। दर्शकों के लिए ये खास बात हो सकती है कि अलवर में जो आप हरियाली देख रहे हैं उसमें चाहे
गिलहरी का सा ही योगदान रहा हो, लेकिन जिन लोगों का, जिस टीम का योगदान है, उनमें से एक श्रीकांत जी गुप्ता आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। मन में जब भाव होता है इस प्रकार का कि कुछ करना है देश के लिए, समाज के लिए, तो फिर स्थान, परिस्थितियाँ ये कोई बहुत मायने नहीं रखती। आप जहाँ हैं वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो श्रीकांत जी ने जो पौधारोपण का, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम का जो शुभारंभ किया, वो हुआ अलवर के कंपनी गार्डन से। फिर से एक बार वापस उसी बात पर आएँगे 1973 में, जब आप संघ की शाखा में आप जाने लगे, खेल के माध्यम से जाने लगे। उसके बाद में जी। कैसे धीरे-धीरे संघ में आगे कैसे बढ़े? कोई शिक्षण वगैरह हुआ, कब हुआ? शिक्षण मेरा जब मैं एमएनआईटी, आज एमएनआईटी बोलते हैं, उस समय एमआरईसी था, मालवीय मालवीय इंजीनियरिंग रीजनल कॉलेज, हाँ, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कॉलेज। कॉलेज में। जी। उसमें एडमिशन लिया तो शुरू में तो क्या है कि इमरजेंसी थी, तो उस समय हमें तो पर्चे आया करते थे बांटने के लिए, तो हम रात को छुप के, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में अलाउ नहीं था और उस समय तो इमरजेंसी थी, तो डर भी था कि हाँ। अभी तो एडमिशन लिया है और मान लो पकड़ के ले जाएंगे जेलों में, तो हाँ। माँ बाप ही कहेंगे कहाँ चले गया। तो हम क्या करते थे, पर्चे आते थे रात को, उनको बच्चों में बांटा करते थे, बाँटते बाहर थे। बांटा करते थे, भाई इस तरह ये अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है देश का, तो वो सब किया करते थे। और जैसे इमरजेंसी हटी फिर हमने अपना शाखा शुरू किया, और शाखा के बाद में फिर मैंने प्राथमिक किया, और प्राथमिक बाद प्रथम वर्ष किया। प्रथम वर्ष में प्रथम वर्ष शिक्षित होने के शाखा बाद में जिम्मेदारी रही आपके पास? शाखा में मेरे पास उस समय मुख्य शिक्षक की जिम्मेदारी थी। मुख्य शिक्षक की जिम्मेदारी थी। और प्रथम वर्ष कब हुआ होगा लगभग? प्रथम मेरा होता 79, 20 दिन का ही था कि 25-30 दिन का 25 था? दिन का, 25 25 दिन, हाँ, उस समय 25 दिन के करीब था। पहले जो है संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष 25 दिन का हुआ करता था, फिर बाद में उसका समय कम करके 20 दिन का होने लग गया था। तो प्रथम वर्ष किया तो कुछ महसूस हुआ कि एक तरफ तो संघ की शाखा का जो 1 घंटे का काम होता था, वो तो सहजता से खेल में ही 1 घंटा निकल जाता है। लेकिन जब संघ शिक्षा वर्ग में जाते हैं, अलग प्रकार की दिनचर्या रहती है, कैसा कुछ मन पर क्या प्रभाव रहा? नहीं, वो उस पर ये प्रभाव पड़ा कि हम किसी भी परिस्थिति में कैसे भी अपने आप को ढाल सकते हैं, डट कर मुकाबला कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो वो जब 2 घंटे 3 घंटे का एकदम एक्सरसाइज कराते थे, जी। पूरा मतलब कि व्यायाम वगैरह करते थे। 2.5 घंटे की शाखा हाँ, होती है 2.5 घंटे, कम से कम एक उसके समय। बाद में जब वो चने रो मिलते थे तो ऐसा लगता था कि यार यही अमृत है, यही सब कुछ है। जो मैस में, कभी पहले मैस में वो मिलते थे कोई चीज़, तो कहते यार क्या बनाया यार, आटा तो ढंग के बनाया करो। अब जब वहाँ खा लिया, जब वो उसमें संघ में जब 25 दिन का प्रशिक्षण ले लिया, उसके बाद ये होगी कैसी भी परिस्थिति हो, जी। कहीं भी हो, फिर हमें क्या है कि उसका एक फ़ायदा एक भी हुआ कि जब हम जॉब में आए तो शुरू में फील्ड में जाते थे, तो फील्ड में क्या है कि सुबह से निकले शाम तक कुछ खाना नहीं मिलता था, तो जैसे कहीं मिल गए यार, क्या मिले यार, चने मिल गए, चने खा के काम चला। तो क्योंकि बिजली का डिपार्टमेंट तो हमारा ऐसे ही है, और उस समय तो परिस्थिति ऐसी थी कि भाई ऊबड़ खाबड़ रास्ते। बिजली विभाग में रहे आप? हाँ, मैं बिजली विभाग में 83 में मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। हाँ, 1 साल किस पद पर रहे? मैं जूनियर इंजीनियर से शुरू किया, और अतिरिक्त मुख्य अभियंता से मैं सेवानिवृत्त अतिरिक्त हुआ। मुख्य अभियंता तक आपने काम किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि संघ शिक्षा वर्गों में जिस प्रकार की कठोर दिनचर्या का पालन करना होता है, सुबह 4:30 बजे 5 बजे जागरण हो जाता है, और फिर सुबह 2.5 घंटे की शाखा है, शाम को 2 घंटे की शाखा है, लगभग 4.5 घंटे 5 घंटे के आसपास का जब शारीरिक आप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अपने आप स्वाभाविक रूप से आपको भूख भी लगती है, और फिर भूख लगती है तो जो कुछ मिल जाए समय पर वही अच्छा लगता है। बचपन में गाँव में कहावत हमने सुनी है कि नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे झूठे भात। कहीं न कहीं इस प्रकार की स्थिति होती है, आपको स्वाद कैसा आ रहा है, उसमें तड़का कैसा लगा है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि भूख लगी है तो उस समय आपकी थाली में कुछ न कुछ मिल जाए। लेकिन ये जो 20-25 दिन के वर्ग में जो आपको संस्कार मिलते थे, जो उस समय आपका अभ्यास होता था, वो आपके जीवन में आगे किस प्रकार काम आता है, ये भी श्रीकांत जी ने बता दिया है। मुख्य शिक्षक आप रहे एमआरईसी में, उस समय शाखा लगाते थे। जी, जी, जी। बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ तो नहीं थी, तो क्या स्थितियाँ थी वहाँ की? कोई प्रोफ़ेसर होंगे, कोई आपके सीनियर्स होंगे, क्या एप्रिशिएट करते थे या विरोध नहीं, नहीं, झेलना प्रोफेसर पड़ता वो था? तो नहीं है, लेकिन परिस्थिति अच्छी थी कि विरोधी जो लोग आते थे, वो ध्वज को उखाड़ के लेके भाग जाते थे। ध्वज तो को ले जाते थे? हाँ, और एक बार तो लेने की कोशिश जैसे लेके गए, हमें युद्ध करना पड़ा, लड़ना पड़ा उनसे, अच्छा। और आपस में गुत्थम-गुत्था हो गई बड़ी मुश्किल से। फिर उसके बाद हम ये करते थे कि ध्वज के आस-पास ही रहते थे, और नहीं तो जैसे मान लो खेल करने बाहर थोड़ा दूर जाते हैं 100 मीटर पे या 50 मीटर, तो क्या है कि एक लठ लेकर के, दंड लेकर वहीं खड़ा रहता था, और जैसे ही कोई आता था वो बोल देता था, तो आवाज़ सुरक्षा लगाता, तो फिर आकर के उसे, तो ये परिस्थितियाँ थी उस समय। अच्छा। मतलब ध्वज की रक्षा करनी पड़ती थी।
बड़ी बात है। देखिए जब संघर्ष होता है, विरोध होता है तो इस प्रकार की स्थितियाँ भी होती हैं। हमारे इसी में श्रीकांत जी जब मुख्य शिक्षक थे, शाखा लगाते थे तो सुरक्षा के लिए भी दंडधारी एक स्वयंसेवक वहाँ तैनात किया जाता था और द्वंद्व की स्थिति होती थी तो फिर उसमें भी पीछे नहीं हटते थे। उस समय कोई प्रचारक वगैरह आते थे आपके वहाँ एमआरआईसी में, कोई ध्यान में आ रहा है कुछ ऐसा? उस समय देखो ऐसा है कि अस्तिमल जी आए, अच्छा, जसवंत सिंह जी आए, अच्छा। रज्जू भैया आए, सभी आए। रज्जू भैया का भी हाँ, आप उनका भी हुआ था। अपने अस्तिमल जी का तो जब हुआ था उन्होंने हमें बैठक ली और बैठक के पूछा कि भाई आप लोग शाखा में क्या क्या करते हो। हुँ, तो मैंने कहा हम तो मुख्य रूप से खेल ही कराते हैं, बाकी सब तो जो कार्रवाई होती है यही हाँ, भाई अपने संघ का जो भी औपचारिकताएं होती है वो, है ना, प्रार्थना वगैरह वो सब। तो आप बताओ साहब अब क्या करें हम, जिससे मतलब कि और लोग आए। क्योंकि हाँ अब यही करो, खेल ही करो बस, अच्छा। खेल करते रहो जो कर रहे हो वही, हाँ, और हाँ। खेल से लोग आ जाएंगे। आप तो जो किसी को बुलाना चाहते हो ना हुँ, कि हुँ। भाई शाखा में क्या होता है, कि भैया खेल कराते हैं, जी। बस उसके बाद का काम बाद में है। एक बार वो आ जाए शाखा में हुँ, फिर वो अपने आप ही सीख जाएगा, समझ जाएगा। उस हिसाब से हम, कोई पूछता भाई आप शाखा में यार क्या करते हो, कि भाई खेल कराते हैं, योग कराते हैं, तो मैंने कहा, हम भी आ जाए, आ जाओ। जब जुड़ जाता है लोग तब उसको समझ आता है कि भाई हमारा मुख्य काम क्या है, व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण है। राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करना है, राष्ट्र के लिए निर्माण करना है, व्यक्तियों का जो राष्ट्र को आगे बढ़ाए, हमारे राष्ट्र को परम वैभव की तरफ ले जाए। जी। उसको बाद में ये चीज़ समझाया जाता था, पहले खेल के माध्यम से लोग आते थे हुँ। और उससे जुड़ते आते थे। निश्चित रूप से संघ के जितने बड़े अधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से आप बात करेंगे, उनमें अधिकांश लोग आपको इसी प्रकार के मिलेंगे जो खेल के माध्यम से संघ से जुड़े हैं और अधिकांश स्थानों पर यही बात रहती है कि 1 घंटे की जो शाखा है, उसमें लगभग 40 से 45 मिनट का जो समय है, वो शुद्ध रूप से केवल खेलों के लिए होता है और ग्रामीण क्षेत्र में तो खास तौर पर कबड्डी का एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है और उसके कारण बहुत से कार्यकर्ता जो है, वो बड़े-बड़े पदाधिकारी तक बन गए। एक खेल के माध्यम से, कबड्डी के माध्यम से, तो मूल आधार जो है ये कहा जाता है कि संघ यानी शाखा, शाखा यानी कार्यक्रम और कार्यक्रम यानी कार्यकर्ता निर्माण। तो कार्यकर्ता निर्माण की जो सीढ़ी है वो कहीं न कहीं खेल है, संघ की शाखा है। फिर से एक बार बात करना चाहेंगे आपसे पर्यावरण संरक्षण का जो काम आप करते हैं, आपने कहा कि पेड़, पानी और पॉलीथीन, सिंगल यूज़ पॉलीथीन को हटाने की बात आप करते हैं। आज के जी। दौर में तो सरकारें भी इस दिशा में बोलती हैं, माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से बोल चुके हैं इस विषय में। आप किस तरीके से, क्या कुछ अलग काम करते हैं सिंगल यूज़ पॉलीथीन को हटाने के लिए? सिंगल यूज पॉलिथीन हटाने के लिए देखो सरकारों का काम अलग है, सरकारें के आदेश पारित कर देती है, प्रसारित कर देती है। लेकिन लोग क्या है कि आज जनमानस से या एक अंदर एक भावना होती है कि यार जब तक डंडा नहीं पड़े तब तक काम नहीं करें, हुँ, है ना। तब तक उसको भाई कोई आ गया, जैसे आप एक छोटी सी बात है, मान लो आप ट्रैफिक लाइट जा रहे हैं, हुँ, अगर वहाँ पुलिस वाला नहीं है तो आप निकाल ले जाओगे, ऐसे काफ़ी लोगों की मानसिकता हो जाती है। हुँ, हुँ, लेकिन अगर पुलिस वाला है तो आप नहीं करोगे। इसी तरह मान लो आप पेनल्टी लगा दोगे तो ठीक है, हुँ, नहीं तो कोई उसको मानेगा नहीं और फिर भी यूज़ कर रहे हैं। हुँ, मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि भाई सिंगल यूज पॉलिथीन आपके लिए जहर है, आपके लिए, पर्यावरण के लिए, हाँ, पशुओं के लिए। मतलब जैसे गाय माता खा जाती है उसको, वो उसकी हालत ख़राब रहती है, जी। नीचे चल जाता है आपके, तो वो भूमि ज़मीन, खराब हो भूमि जाती है। खराब होती है, भूमि जो भी उगेगा वो भी पॉइजनस होगा, जहरीला होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आप किसी को समझाएं हुँ, तो वैसे समझ नहीं, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कहते हैं भैया 3 चीज़ है, रिफ्यूज़, रिड्यूस और रीयूज़। हुँ, सबसे पहले तो आप उसको मना करो कि भैया मेरे को पॉलिथीन काम में लेनी नहीं है, थैला लेके जाओ और थैला लाओ। ठीक है। अब वो कहता है साहब वो तो थैला तो लेके गए हम, हुँ, लेकिन भूल गए तो कभी, कोई बात नहीं, आप अगर लेके आ गए ना तो उसको रिड्यूस करो, नहीं, यानी पर जो जैसे मान लो आप थैला लेकर भी गए, एक व्यावहारिक बात बता रहा हूँ। हमारे में से बहुत से लोग जो है वो कपड़े का थैला लेकर जाते हैं। आप सब्जी मंडी गए थैला लेके, आपने आलू खरीद लिए वो डाल लिए, आपने कद्दू ले लिया, लौकी ले ली वो डाल ली, आपने धनिया खरीदा, आपने पालक लिया, तो वो कद्दू के नीचे पालक दब जाएगा, तो बिना थैली के कैसे काम चलेगा? उसको तो आप अलग से थैली में रखना एक बार सोचेंगे। इसका क्या आप सोचते हैं कुछ, इसका भी कुछ इलाज हो? नहीं, इसका देखो, जैसे जो व्यक्तिगत मैं करता हूँ ना, हाँ। हम 5-6 थैले लेके जाते हैं। हुँ, छोटे थैली हैं कपड़े के अपने और अच्छा। बड़े थैले हैं। हुँ, तो जो ऐसी चीज़ है ना वो अलग रखते हैं, जैसे टमाटर के लिए अलग है। अच्छा। हाँ, इसके अच्छा, लिए वो जैसे थैलियों का उपयोग होता है वैसे कपड़े के थैले कपड़े कई थैला का सारे उपयोग बना करते लिए हैं, वो आपने। करते हैं, व्यक्ति का जो बता रहे हैं जी। वो, उसको फॉलो कराने के लिए लोगों से कहते हैं, निवेदन करते हैं, वो चीज़ है। लेकिन यदि मान लो पॉलीथीन आ भी गई है, हुँ, तो अगर वो पॉलीथीन आपके पास है, घर में रखी है, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसको वातावरण में डाल दिया, हुँ, आपने उसको ज़मीन में डाल दिया, पानी में डाल दिया, पेड़ों में डाल दिया, जी। तो वो ज़हर बनेगी, वो ज़हर काम है।
तो हम ही क्या करें, कहते हैं कि भाई आप उसको, वो जो पॉलीथीन वाला जहर है ना, उसको बाहर मत भेजो, वो एक जिन्न है, उसको घर से बाहर निकलने मत दो। तो उसके लिए क्या है कि जब आपके पास इकट्ठी हो जाए पॉलीथीन, तो आप उसको इको ब्रिक्स बना लो। और इको ब्रिक्स का जो है उसमें क्या है कि एक जो पानी की बोतल आपने आती है, उसमें हम 400 ग्राम पॉलीथीन एक में भर सकते हैं, यानी कि करीब 1 महीने की पॉलीथीन 2 बोतलों में आप भर। जिस इको ब्रिक्स की बात कर रहे हैं श्रीकांत जी, बहुत सरल तरीका है। पानी की बोतल आप जब भी यात्राएं करते हैं ट्रेन में, बस में, तो अपने साथ पानी की बोतल यदि लेकर जाते हैं या बाहर खरीदते हैं, उस पानी की बोतल को फेंकना नहीं है, उस बोतल को घर पर लेकर आइए। और घर पर जब आपके पास पॉलीथीन आती है, उस पानी की बोतल के अंदर उस पॉलीथीन को ठूस ठूस कर लकड़ी के डंडे से दबा दबा कर आप भर देंगे, तो लगभग 1 महीने की पॉलीथीन आपकी एक बोतल में बंद हो जाएगी। और उसको नाम दे दिया गया है इको ब्रिक्स। इको ब्रिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के 5 साल के बच्चे भी आज बना रहे हैं इको ब्रिक्स, और धरती माता का सुरक्षा का काम कर रहे हैं इस पॉलीथीन से। नहीं तो पॉलीथीन यदि घर के बाहर जाती है, कितना विकराल रूप धारण करती है, आप छोटे छोटे उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। आपके घर के आसपास में कोई पार्क होगा, और पार्क में यदि पीपल का पेड़ होगा, आप देखेंगे वहां पर लोग कैसे कचरा इकट्ठा करके उसके पास में रख जाते हैं, खास तौर पर तब जबकि घर परिवार में कोई पूजन अनुष्ठान हवन होता है। जब अभी नवरात्रे आने वाले हैं, उसमें आप देखेंगे कि लोग फूलों की मालाएं और ये सब उसमें पैक करके रख देते हैं। अब इसमें खास बात ये है कि आपने यदि देखा हो, आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं, दिल्ली के आसपास कचरे के पहाड़ बताए जा रहे हैं, और पहाड़ भी कितने, सैकड़ों फीट ऊंचे। सोचने में एक बार यूं लग सकता है, और उनकी सुरक्षा के लिए महीने के लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं सरकारों को। आखिर कचरे के पहाड़ इतने ऊंचे कैसे हो गए? पहाड़ उनको कहा जा रहा है। आसपास का पूरा वातावरण भयंकर बदबू आती है। तो उसमें जब कुछ लोगों से चर्चा हुई, तो ध्यान में आता है कि आप भी यदि घर के बाहर कचरा फेंकते हैं, कचरे की गाड़ी में यदि आप कचरा डालते हैं, तो यदि आपने एक पॉलीथीन के अंदर रसोई का गीला कचरा बांध दिया, पैक कर दिया उसको, 1.5 किलो 2 किलो कचरा, वो जब तक उस थैली के भीतर है, तब तक वो मिट्टी में मिलने वाला नहीं है, तब तक वो खाद नहीं बनने वाला है। आप यदि उसको अलग कर देंगे, रसोई का गीला कचरा, सूखा कचरा अलग करेंगे, और इस पॉलीथीन को अलग से आप किसी बोतल में बंद कर देंगे, तो फिर कचरे का निस्तारण हो जाएगा। और फिर जो ये इको ब्रिक्स बनती हैं, इनका उपयोग आप विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। अलग अलग जो आपके आसपास में पार्क होते हैं, उसमें आप पेड़ पौधों की सुंदरता के लिए ईंटों का जो उपयोग करते हैं, वहाँ उसका उपयोग हो सकता है। इनके फर्नीचर बनने लग गए हैं, बहुत सी फैक्ट्रियाँ इनसे कपड़े बनाने लग गई हैं। आप घर के बाहर कोई रैंप वगैरह बनाते हैं, उसमें आप मलबा या ईंटें काम में लेते हैं, वहाँ उनको काम में ले सकते हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है श्रीकांत जी कि सड़कें बनाने के लिए भी इनका उपयोग शायद होने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, हाँ, सड़कें बनने लगी है। तो निश्चित रूप से यदि आप एक बार इस दिशा में विचार करने लगते हैं, तो रास्ते बहुत सारे निकलते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि हर बार मानसून के सीजन में जो मुंबई में बाढ़ आती है, उसके पीछे भी बड़ा कारण जो है ये पॉलीथीन का बताया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? जयपुर की बात करते हैं। जयपुर में भी अनेक स्थानों पर जो जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। 1 घंटे बरसात हो जाती है, तो अगले जो 2 घंटे 3 घंटे आप सड़कों पर निकल नहीं सकते। इसका कुछ निराकरण आपको लगता है पर्यावरण गतिविधि के कार्यकर्ता के नाते? ये सबसे बड़ा जो मुख्य सबसे बड़ी जो बात है ना, वो यही है कि अपन ये जो पॉलीथीन वाला मैटर ना, इसको सीरियसली लें। मतलब इसको पॉलीथीन जो अपन फेंक रहे हैं, आप नाली में फेंक देते हैं, आप सड़कों पे फेंक देते हैं। पहले क्या मिट्टी आती थी जी। नाले में या सीवर लाइन में, तो वो मिट्टी के पानी के बहाव से निकल जाती थी। अब क्या पॉलीथीन होती है, इकट्ठी होती है, इकट्ठी होती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, और वो एक पूरा तरह से उसको ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने के बाद में अब जो भी पानी आएगा, वो आगे नहीं जा करके वो आपको ओवरफ्लो करेगा, और आपको जो सीवर लाइन है वो चौक हो जाएगी उससे। तो इसका सबसे मुख्य चीज़ जो आप बता रहे हैं वो सही है कि अपने यहाँ पॉलीथीन जो है ना, उसका प्रयोग बंद करें। अगर पॉलीथीन किसी कारण से आती है, जैसे बहुत सी चीज़ है, दूध की थैली है जी। या आपका कुरकुरे है, या ये बच्चे खाते हैं, ये क्या है कि अभी अवॉइड नहीं कर सकते, जी। क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं, अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। तो इनको क्या करते हैं, हम इको ब्रिक्स बनाकर घर में रखें और उसको प्रयोग में लें, तो हमारी 90% समस्या जो है ना, वो सॉल्व हो सकती है। पर्यावरण गतिविधि की जब हम बात करें, तो कोई बड़ा अभियान कोई आपको ऐसा ध्यान में आ रहा है कि पॉलीथीन हटाने के लिए, या जैसे मैंने बीच में सुन रहा था कुंभ में कुछ इस विषय में कचरा निस्तारण को लेके कोई बड़ा अभियान चलाया गया? कुंभ में हमने कुंभ में एक थाली एक एक्सपेक्टेड था कि भाई पर डे जी। करीब करीब है ना 6 टन कचरा आएगा जी। पॉलीथीन वगैरह का, क्योंकि वहाँ इतने लोग खाना खाएंगे करेंगे, तो क्या है कि डिस्पोजल फेंकेंगे, कोई पॉलीथीन फेंकेगा सामान लाने के लिए, कोई क्या करेगा इस तरह। तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड था पर डे का
6 टन कचरा मतलब मिनिमम आएगा ही आएगा। तो इस हिसाब से 45 दिन जो चला तो आप एक्सपेक्ट कर लो कितना मिनिमम, ये तो मिनिमम था कि कम से कम इतना कचरा तो आएगा ही। तो उसको देखते हुए हमने अभियान चलाया था संघ ने, एक थाली एक थैला। एक थाली एक थैला। अभियान। तो थाली अपनी एक स्टील की थाली थी जिसमें आपके खाने बने होते हैं, खाने के लिए पूरा, और एक थैला कपड़े का थैला बना हुआ। तो ये पूरे भारतवर्ष से पर्यावरण गतिविधि की तरफ से वहाँ भेजा गया था। पहले कुंभ शुरू करने से 1 महीने पहले ही जितने भी वहाँ अखाड़े हैं, धर्मशाला हैं, आश्रम है, उनमें हमने उनको ये प्रोवाइड करवाया था कि भैया आप अब जो भी आपके पास रुके हुए हैं उनको ये दीजिए, इसी में खाना खाएं, इसको धो के वापस प्रयोग करें। तो वो बहुत बड़ा मतलब एक पर्यावरण संरक्षण के साथ बहुत बड़ा काम था। और बहुत ज़्यादा कचरा जो पॉलीथीन का और डिस्पोजल का था वो आने से मतलब बहने तो से ये गतिविधि के माध्यम से कितनी थाली थैले गिलास कुछ गए होंगे, कुछ अनुमान है आपको लगता है? वैसे करीब है ओवरऑल मिला करके 70 लाख करीब मेरा पूरे देश से गए पूरे थे। देश भर से हाँ 70 लाख के आसपास हाँ, थाली और 70 लाख थैले। से जैसा एक्सपेक्टेड था। बाद में भी गए हैं, जो पहुंच गए, आखिरी फिगर आया था उस गिलास समय। भी भेजे गए बाद हाँ, में वहाँ। गिलास में भेजे गए, चम्मच में भेजे गए थे, और जयपुर से करीब 1 लाख के आसपास भेजे थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि 50 लाख से अधिक थैले और थाली वहाँ वितरित किए गए तो निश्चित रूप से जो लोग इस बार वहाँ कुंभ में गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि भोजन के लिए जो डिस्पोजल्स की आवश्यकता होती थी और फिर उनके माध्यम से भी जो कचरा होता था उसमें बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली कचरे में। तो ये इस प्रकार से छोटे-छोटे जो अभियान हैं और इसमें सामान्य जनता की सहभागिता, एक थाली एक थैला अभियान में कोई इस प्रकार का विषय नहीं था कि कोई 2, 4, 5 बड़ी कंपनियों ने इसको स्पॉन्सर्ड कर दिया हो। घर-घर में कार्यकर्ता पहुँचे और उनके माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाया गया। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर के लिए धन संग्रह का अभियान हुआ, किसी ने 10 रुपए दिए होंगे, किसी ने 1 करोड़ रुपया दिया होगा। लेकिन लोगों की जन सहभागिता की जो बात थी, उसी प्रकार की जन सहभागिता एक थाली एक थैला अभियान के माध्यम से भी ये देखने को मिली। अ, ये तो बात हो गई आपके सिंगल यूज़ पॉलीथीन को हटाने के लिए जन जागरूकता की बात भी हो गई और इस तरह से बात हो गई। बहुत से गाँवों में और शहरों में ये भी देखने को मिलता है कि लोग बर्तन बैंक भी बनाने लगे हैं आजकल। जैसा एक दौर में अलग-अलग जो समाज हैं, वो समाजों के एक प्रकार से हम कहते थे कि टेंट हाउस जैसा कुछ एक स्ट्रक्चर होता था कि किसी के घर में कोई कार्यक्रम है तो वो अपने समाज से जो है वो बर्तन लेके आते थे। इसी प्रकार का अभी राजस्थान में भी कुछ चल रहा है। ये जागरूकता उसके बाद ही आई है, जब ये एक थाली एक थैला अभियान चलाया था ना, तो उस समय थालियाँ खरीदी थी और उसको प्रयोग में लिया था। तो उसके जो रिजल्ट आए थे, उसका जो मतलब कि एक सकारात्मक रिजल्ट आए थे, उससे मतलब लोगों को लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तो बहुत बड़ा कचरा है ना, उसको मतलब मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं और उसको बचा सकते हैं अपने पर्यावरण के हिसाब से। तो फिर ये क्या है कि लोगों ने आपस में खरीद करके जहाँ जहाँ, जैसे एक धर्मशाला है, या मान लो कोई अपना एक जैसे ये कोई भी भजन का वो मंडली है, कोई ऐसे सामाजिक संस्थान है, वो सब उसको अपनाने लगे। बहुत स्थानों पर ये देखने को मिल रहा है कि लोगों ने 400-500 सेट जो है वो बर्तनों के खरीद लिए हैं और जिनके यहाँ कार्यक्रम होता है वो वहाँ से लेके जाते हैं, कार्यक्रम पूरा होने के बाद में वापस दे देते हैं। तो जो बड़ा कचरा जो होता था उस पर कहीं न कहीं अब नियंत्रण तो होने की बात आ व्यक्तिगत गई। घरों में भी ऐसा करने लग गए हैं। घरों हमारे में भी जैसे ऐसा। उस समय क्या, मेरे पास भी कम से कम 100 परिवारों से ये डिमांड आई थी, भाई साहब कि ये थालियाँ कितनी की मिलती है, कहाँ आप उपलब्ध करा दो। तो हमने उन्होंने 20-20, 25-25 थालियाँ अपने घर के लिए प्रयोग मतलब ले ली, खरीद ली है कि हम भी अब आगे से मान लो हमारा छोटा कार्यक्रम होता है ना, तो हम ये डिस्पोजल बंद करेंगे अब। और ऐसा हुआ, मतलब 25-30 लोगों, तो मुझे पता है परिवार में आसपास के लोगों को ये मतलब मैंने वो प्रोवाइड करवाई थी। श्रीकांत जी, आप जैसे इंजीनियरिंग कर रहे थे उस समय तो सीधे-सीधे संघ की शाखा लगाने का काम था ही। उसके बाद में जब नौकरी में आ गए और राजस्थान में अलग-अलग क्षेत्रों में जाना भी रहा होगा, तो एक पहचान तो संघ के कार्यकर्ता की हो ही जाती है। व्यक्ति 5 लोगों में खड़ा होता है तो पता लग जाता है बोलने से, हाव-भाव से, अपने व्यवहार से, आचरण से। नौकरी में जब आप रहे और संघ के कार्यकर्ता की एक पहचान रही, उसके कारण क्या कुछ कैसा आपका अनुभव रहा? कोई नुकसान हुआ, कोई लाभ हुआ? किस प्रकार का? नहीं देखो ऐसा है, लाभ तो ये है कि जो व्यक्ति संघ का है, जो मतलब कि संघ को जानता है, थोड़ा बहुत भी जानता है, या जो कोई राष्ट्रभक्ति से प्रेरित है, या कोई राष्ट्रीयता से प्रेरित है, या कोई राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, वो तो एक है, ये संघ का आदमी तो उसको एक लगाव हो जाता था, स्नेह वो होता है। स्नेह होता था, वो अच्छी भावना से अच्छे उससे देखता था। लेकिन क्या है कि अब कुछ विरोधी भी हैं, तो उसमें क्या है, हमें कुछ सरकारें ऐसी आती थी कि भाई वो विरोधी थी, तो हमें क्या है कि ये उनको पता लगता है ये संघ का है, तो इसका ट्रांसफ़र करो यहाँ से।
अच्छा। तो उसके कारण काफ़ी ट्रांसफ़र बहुत सारे झेलने पड़ते थे। आपको भी झेलने पड़े हाँ, ट्रांसफर काफ़ी ऐसे? मेरे को ये बहुत झेलने पड़े। अच्छा। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि यार 3 महीने पहले पोस्टिंग हुई, फिर तुरंत दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया। ये परिस्थितियाँ भी आती है निश्चित रूप से। मुझे ध्यान आता है राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे 2 बार ललित किशोर जी चतुर्वेदी। बाद में राजनीति में भी वो आए। राजनीति में आने के पहले कॉलेज में प्राध्यापक थे। तो उनसे जब बात हो रही थी वो बता रहे थे कि शायद 10 वर्ष उन्होंने नौकरी की और 10 वर्ष में 13 बार उनके ट्रांसफ़र हुए। जहाँ-जहाँ वो जाते थे वहाँ तुरंत उनका जो है वो तबादला कर दिया जाता था, लेकिन जहाँ जाते थे वहाँ संघ की शाखा शुरू कर देते थे। तो ये परिस्थितियाँ तो होती हैं, लेकिन स्वयंसेवक भी इन परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं। जब सेवानिवृत्ति हो गई आपकी, उसके बाद में फिर अधिक समय आप लगाने लग गए संघ के काम के लिए। कैसे संघ के कार्यकर्ताओं ने दोबारा वापस आपसे संपर्क किया? ज़िम्मेदारी किस तरह से क्या? शाखा में तो रेगुलर मैं जाता ही था। हाँ। यहाँ पर भी जैसे शाखा पहले लग नहीं, हमारे सेक्टर 6 में नहीं लगती थी। जी। तो फिर बातचीत पता किया तो भाई कौन-कौन है, मिलाकर हमने शाखा शुरू कर दी सेक्टर 6 में। और फिर जब मेरे पास आया कि भई आपको दायित्व देना है, तो पहले बोल रहे बौद्धिक का दायित्व दे दें, बौद्धिक। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में आपका रुचि किसमें है? तो मैंने कहा मेरी रुचि तो भई पेड़-पौधे पर्यावरण पर्यावरण में में आप कर ही रहे और थे काम। गतिविधि मतलब नई शुरू की है। हुँ। और इसके माध्यम से हम क्या अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से परिवारों को जोड़ सकते हैं, ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं और संघ के प्रति जोड़ सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए फिर मैंने पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के गतिविधियों को ज़िम्मेदारी। चुना। हमने पॉलीथीन की बात कर ली, जल संरक्षण की भी बात या काम जो है जल संरक्षण का वो भी आपकी गतिविधि करती है। किस तरह से क्या कुछ नए प्रयोग करते हैं? लोग सामान्य रूप से जल संरक्षण की जब बात आती है तो वर्षा जल संरक्षण करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात बहुत लोग कहते हैं। उसके अलावा भी कुछ आपके पास कोई अलग प्रयोग हैं? नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो क्या है कि ये एक ऐसा प्रयोग है कि ये तो बड़े लेवल पे मतलब कि होता है। हालाँकि लेकिन वो अलग चीज़ है। आज जो विशेष आवश्यकता है ना, वो छोटे-छोटे प्रयोग करने की है। जैसे सबसे छोटा प्रयोग क्या है कि मेरे घर आओगे तो आपको एक छोटा ये गिलास है, इससे आधा इतना बड़ा गिलास ही मिलेगा बस पानी पीने के लिए। और साथ में मैं एक लोटा या जग रख देता हूँ। भाई साहब आपको पानी चाहिए तो दोबारा लो, क्योंकि जनरली हम क्या है कि पूरा गिलास नहीं पीते हैं। कोई व्यक्ति है 5 गिलास भर दिए, उन्होंने एक-एक घूँट पानी पिया और वो वापस सिंक में डाल सिंक दिया। में डल गया, क्योंकि वो पानी वेस्ट गया। तो वो एक छोटा-सा प्रयोग है। इसके अलावा दूसरा ये एक प्रयोग, प्रयोग हर कोई कर सकता है हर आपने कोई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई टेक्निक ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशलाइज़ ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। जी, ये तो हर व्यक्ति कर सकता है और इसमें किसी को बुरा भी नहीं लगता और ये बचत भी होती है। ठीक बात है। इसी तरह क्या है कि आजकल लोग क्या करें कि साहब ये गाड़ी है, नली चलाई और बस शुरू कर देते हैं दर-दर-दर। यानी कम से कम 25 से 30 लीटर पानी मिनिमम उसमें खराब करते हैं। जबकि मैं कहता हूँ 1 बाल्टी पानी 5-7 लीटर की पानी में आप आराम से कर सकते हो। गाड़ी की गाड़ी सफाई हो की सकती सफाई कर सकते हैं। इवन क्या है जो सफाई करने वाले आते हैं ना, है। जी। वो उनको भी वो कहता है अच्छा यार नली ले धो दे गाड़ी को। हुँ, हुँ। जबकि उसको धोने से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, उससे 40, 50, 60 लीटर, 70 लीटर का पानी बहा दो। गली में पानी फैल रहा है, कहाँ से आप भाई साहब वो बगल वाले गाड़ी धो रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं। धो रहे हैं। तो ये छोटे-छोटे प्रयोग हैं जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो प्रयोग है वो हम, जैसे मैं मेरे घर में भी करता हूँ कि भैया मेरे पास आरओ लगा हुआ है। हुँ। आरओ का पानी निकला, जी। उसको हम पोंछे में काम में लेते हैं। और जो पोंछे का पानी आता है ना, पोंछने में, उसको हम पेड़ों में डाल देते हैं। तो उसका मतलब पूरा प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह के अधिकतम छोटे, उपयोग वाली बात हो गई। हाँ, निश्चित रूप से ये समझने वाली चीज़ें हैं कि मैं अक्सर कहता हूँ आप यदि किसी विषय पर सोचना प्रारंभ करते हैं तो फिर बहुत सारे नए-नए प्रयोग होने लगते हैं। जैसे आरओ लगभग अधिकांश घरों में आज हमारे को देखने को मिलता है। उसका वेस्ट वाटर जो निकलता है उससे घर में पोछा लगाया जा सकता है, गाड़ियाँ धोई जा सकती हैं और उसके बाद भी फिर उसका और उपयोग जहाँ तक हो सकता है वो किया जा सकता है। तो आवश्यकता है इस दिशा में सोचने की। मैंने तो इतना तक भी सुना है कि एसी से भी जो पानी निकलता है, वो पानी उसको बताया जाता है कि डिस्टिल वाटर होता है और कई लोगों ने उस पर भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं। उस पानी से एसी से जो पानी निकलता है, उससे लोगों ने कपड़े धोने का प्रयोग किया और बताया जा रहा है कि जितना साबुन, सर्फ़ आपको सामान्यतः काम में लेते हैं, यदि आप एसी से निकले हुए पानी से कपड़े धोते हैं, तो 1/3 साबुन की आवश्यकता होती है। आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं इस तरह के अलग-अलग छोटे-छोटे प्रयोग पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पॉलीथीन की बात हो गई, पानी की बात हो गई, पौधारोपण को लेकर गतिविधि में जो है वो अलग-अलग तरीके की चीज़ें जैसे आपने बताया कि 3 वर्ष तक आप पौधों का ध्यान रखते हैं, तब तक लगभग वो पौधा एक बार मजबूत बन जाता है। उसके अलावा एक सघन वन का भी एक कॉन्सेप्ट गतिविधि के माध्यम से है, उसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ी जानकारी दर्शकों तक आ जाए। सघन वन में वैसे पहले एक कंसेप्ट था, जब ये पर्यावरण गतिविधि का काम नहीं शुरू किया था तो पहले हम भी पौधे लगाते थे, कहते हैं कि भाई कम से कम 10 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए मिनिमम, हुँ, तभी पौधा ग्रो करेगा। हुँ,
लेकिन जब सघन वन का जो ये कॉन्सेप्ट आया तो ये सारी चीज़ें बेकार हो गई, मतलब इनका कोई महत्व नहीं रहा। सघन वन में मात्र 2 फीट की दूरी पर ही पौधा लगाया जाता है और 2 फीट में उसकी ग्रोथ डबल होती है। जो ऑर्डिनरी लगाते हैं हाँ। और सघन वन की जो विधि से लगाते हैं उसमें डबल ग्रोथ होती है इसकी। तो इसके जयपुर में करीब 6-7 जगह, हमने 6 जगह सघन वन हमने लगाए थे। इवन हमारे जो विभाग है RSCB की कॉलोनी है हीरापुरा में, वहाँ पर 3 बार सघन वन लगा चुके हैं और वो आज 15 फीट 10 फीट से ऊपर के सारे पौधे हुए हैं जो 2-2 फीट के लगाए थे। वो 2-3 साल में इतने ग्रो के कर गया था। सघन वन के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो पौधे सामान्य रूप से आपके 1 वर्ष में 2-2.5 फीट तक बढ़ते हैं, सघन वन के रूप में लगाते हैं तो 1 वर्ष में लगभग 7 से 8 फीट की हाइट उनकी हो जाती है, 2 वर्ष में 11-12 फीट तक वो हो जाते हैं और बताया जा रहा है कि 5 वर्ष के भीतर वो स्थान ऐसा हो जाता है कि जिसमें से कोई जानवर भी नहीं निकल सकता, क्योंकि उनके बीच की जो दूरी है वो जिगजैग टाइप में वो लगाए जाते हैं और 2 फीट के 1.5 फीट 2 फीट की दूरी रहती है, तो उनके जो तने हैं वो आपस में मिल जाते हैं और पूरा सघन जैसा नाम से स्पष्ट होता है। ऑक्सीजन बैंक भी उसको कहा जा सकता है और ख़ास तौर पर शहरी क्षेत्रों में उनका एक बड़ा महत्व है। जगह कम है लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि लोग बहुत अधिक रहते हैं, गाड़ियाँ बहुत अधिक होती हैं, प्रदूषण बहुत अधिक होता है, तो पॉकेट्स में इस तरह के सघन वन निश्चित रूप से लगाए जा सकते हैं। संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है जी। और आपको भी संघ में काम करते हुए 50 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। क्या कहना चाहेंगे शताब्दी वर्ष में नए कार्यकर्ताओं के लिए, स्वयंसेवकों के लिए? मेरा तो सभी से ये आग्रह है और आह्वान है और निवेदन है कि संघ का जो मुख्य उद्देश्य और जो ध्येय आदरणीय डॉक्टर साहब ने लिया था कि भाई हम संघ के माध्यम से एक परम वैभव राष्ट्र की कल्पना उनके दिमाग में थी, उन्होंने जो संजोई थी, तो वो परम वैभव पर राष्ट्र को लाया जाए और ये पूरा जो समाज है, जो काम संघ कर रहा है, वो एक समय ऐसा है कि पूरा समाज ही उस काम को करे, उस कार्य में समाज पूरा लग जाए। और वो ही हम इस शताब्दी वर्ष में सबको आह्वान करना चाहते हैं कि पंचप्रण जिस पर अभी संघ काम कर रहा है शताब्दी वर्ष में, पंचप्रण है सबसे पहले कुटुंब प्रबोधन। आज हमारे समाज में जो हमारे पहले कुटुंब में जो व्यवस्थाएं थी, आपस में मेल जोल था, बड़े कुटुंब परिवार हुआ करते थे, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक दूसरे के काम आते थे, जो रिश्ते नाते थे वो कितने प्रगाढ़ थे, वो सब खत्म होता जा रहा है, समाप्त हो रहे हैं, उनको वापस से उसी तरह जोड़ा जाए, इसलिए कुटुंब प्रबोधन में काम कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण पर भी आपसे बात हुई है, पर्यावरण संरक्षण पर काम कर ही रहे हैं। उसके बाद में स्वयं पे काम करते हैं, यानी कि हम भूल चुके हैं अपने आप को, अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, अपने संस्कारों को भूल चुके हैं, अपने जो हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश का जो भी चीज़ है उसको हम बिल्कुल भूल चुके हैं। हमारा न खान पान रहा, न पहनावा रहा, न संस्कृति थी, तो उस पर भी जोर देना है कि भैया अपने आप को पहचाने, अपने आप को अपनाएं। ये विदेशी चीज़ें हैं जिसने हमारा मतलब एक तरह से पूरे समाज को भ्रष्ट कर दिया है, समाज का ताना बाना खराब कर दिया है, उसको छोड़ करके अपने को अपनाएं, स्वदेशी को अपनाएं, वो स्वयं है। और इसके अलावा है अपना कि जो हम नागरिकता के नाते हमारे क्या क्या कर्तव्य होते हैं उस पर ध्यान दें, यानी कि हमारे नागरिक देश के नागरिक होना, हमारे पास क्या कर्तव्य होना चाहिए, यानी कि भाई लाइट आपकी रेड लाइट पर आप जा रहे हो तो ये नहीं कि साहब पुलिस वाला है तो आप खड़े हैं और पुलिस वाला नहीं है तो आप निकल गए, नहीं, हमारा कर्तव्य है कि हम उस रूल्स को रेगुलेशंस को फॉलो करें। देश के नागरिक होने के नाते देश के नियमों को पालन करेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, सही तरीके से चलता रहेगा, विकास करता रहेगा। तो ये सब अब जो 5 प्रण हैं हमारे, इस पर हम काम कर रहे हैं शताब्दी वर्ष में, और आप सभी से आह्वान है इन सब को फॉलो करें, इन सब पर आप विचार करें और इनके लिए कार्य करें। शताब्दी वर्ष में पंच प्रण की बात कही है श्रीकांत जी ने, और जिस तरीके से पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से पेड़, पानी, पॉलीथीन पर ये काम कर रहे हैं, मुझे ध्यान आ गया कुछ दोहे जो गतिविधि के कार्यक्रमों में भी और सामान्य समाज में भी आपको देखने को सुनने को मिलते हैं। शिव समान है वृक्ष भी करें गरल का पान, इनको भी नित सींचिए जो चाहे कल्याण। वृक्ष जगत में कर रहे शिवजी जैसे काम, स्वयं आतप को सह रहे हरते रोग तमाम। देवाधिदेव महादेव के साथ में तुलना की गई है वृक्ष की, और विभिन्न स्थानों पर वृक्ष की आरती भी होने लगी है। अलग अलग स्थानों पर जब हम मंदिरों में जाते हैं तो विश्व का कल्याण हो, इस प्रकार के उद्घोष, जय घोष हम लगाते हैं। प्राणियों में सद्भाव
सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण करने के लिए पौधारोपण की आवश्यकता है, पर्यावरण का असंतुलन जो हो रहा है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भी बैठकें जो होती हैं उनमें भी इस बात पर चिंता जताई जाती है, लेकिन समाधान आखिर कहाँ से निकलेगा? समाधान उसी भूमि से निकलेगा जहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है। समाधान वहीं निकलेगा जहाँ पर वैसे भूमि जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, इन पंच महाभूतों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। समाधान वहीं से निकलेगा जहाँ भगवान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, गौ माता का चारण करते हैं, गौ माता का संरक्षण संवर्धन किस प्रकार से हो और गोवर्धन की पूजा करते हैं। उस माध्यम से भी एक संदेश दिया जाता है कि आपको अपने पहाड़ों को और अपने वनों को संरक्षित करना आवश्यक है। तो मूल भाव यही है कि आज के इस दौर में आप चाहे जो काम कर रहे होंगे, लेकिन अपने स्तर पर छोटे छोटे प्रयोग किस प्रकार के आप कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, क्योंकि पर्यावरण और प्रकृति हमें जीवन जीना सिखाती है। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का, मन का, धन का देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे। सच्चा इंसान बनना प्रकृति सिखाती है। तो इस दिशा में हम भी अपने स्तर पर क्या छोटा कुछ एक प्रयोग कर सकते हैं, कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक और नए ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिनके संघर्ष से, जिनके परिश्रम से, जिनकी मेहनत से संघ बढ़ा है, संघ इतना आगे बढ़ा है और एक छोटे बीज से वट वृक्ष का रूप लिया है। तो इस सीरीज में अलग अलग महानुभावों के साथ इस प्रकार के अनुभवों को आपके साथ साझा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे हिंद। भारत।